इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्यारे बच्चों भूमि की संरचना के बारे में। उत्तरी हिस्सा को कहा गया लॉरेंसिया या इसी को बोलते हैं अंगारा लैंड, और नीचे वाला दक्षिण वाले हिस्से को बोलते हैं प्यारे बच्चों गोंडवाना। अब ये प्लेट क्या करती है, गति करती है, कभी ये आपस में आमने सामने आकर के टकरा जाते हैं, तो इससे पहाड़ का निर्माण हो जाता है। तो ये जो पार हिमालय, इसके अंतर्गत चार पर्वतों को रखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा। दूसरा आपका यहाँ पर कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं होता है, ऐसे मैदान को बोलते हैं प्यारे बच्चों भाबर पर्वत। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो जमीन के अंदर का जो मैग्मा होता है प्यारे बच्चों, ये जमीन से बाहर निकल जाती है। हाँ तो प्यारे बच्चों गुड इवनिंग, मैं आपका प्यारा सा गुलाब सर। 11th क्लास की ज्योग्राफी का दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर, इसका नाम है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। ये चैप्टर आपके 11th क्लास के लिए इतना ज्यादा खास है प्यारे बच्चों, 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और आगे जाकर के कोई भी कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा ना, वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा। इस चैप्टर में हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों भू संरचना के बारे में, कि भाई भारत में कहाँ पर पर्वत है, कहां पर मैदान है, कहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र है, कहां पर द्वीपीय क्षेत्र है, भारत के हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका विभाजन कैसे किया गया है, और साथ साथ में मरुस्थल का विभाजन, मरुस्थल का उत्पत्ति कैसे हुआ है भारत में, मैदान कौन कौन से मैदान है भारत में, ये सब के बारे में विस्तार से हम लोग इस चैप्टर में प्यारे बच्चों बात करेंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक तरीके से इस 1 घंटे की वन शॉट क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, एक एक चीज आपके माइंड में फिट हो जाएगा। मैं इतना बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर इस चैप्टर को कवर कराने वाला हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं और चलते हैं इस चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। इससे पहले हमने प्यारे बच्चों आप सब किसी को क्या पढ़ा दिया है, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 जो भारत स्थिति है वो पढ़ा दिया है आप सब किसी को, आप लोग जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं हम लोग अपना और शुरू करते हैं अपना चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पढ़ना। ठीक, सबसे पहले समझते हैं प्यारे बच्चों की संरचना भू विज्ञान, ये जो है भू संरचना विज्ञान ये क्या होता है, या भू आकृति विज्ञान क्या होता है। प्यारे बच्चों अगर बात करते हैं संरचना भू विज्ञान, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्यारे बच्चों भूमि की संरचना के बारे में। और भूमि की यानी जो धरातल है, जो पृथ्वी है, इसकी 2 प्रकार की संरचना है, एक तो आंतरिक संरचना और एक बाह्य संरचना। आंतरिक संरचना का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या घटित हो रहा है, क्या घटना हो रही है, पृथ्वी के अंदर कौन कौन से खनिज संसाधन है, और वो किस प्रकार में है, किस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है, ठोस में है, या गैस अवस्था में, किस अवस्था में है। समझ में आ रही बात। और बाह्य प्यारे बच्चों संरचना का मतलब हुआ कि कहां पर पठार है, कहां पर मैदान है, कहां पर झील है, कहां पर द्वीप है, कहां पर पठारी ये पर्वतीय क्षेत्र है ना, ये सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे चट्टानों की परतों के बारे में, भूकंप के बारे में, प्लेट विवर्तनिकी के बारे में, ये सब चीज हम लोग प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज आपका है भू आकृति विज्ञान किसको बोलते हैं। भू आकृति विज्ञान जो है ये किसको बोलते हैं, भू आकृति विज्ञान। तो भू आकृति विज्ञान बोलते हैं प्यारे बच्चों पृथ्वी की सतह पर मौजूद जो भी आकृति है, जो भी आकृति मतलब क्या हुआ कि भाई ज्वालामुखी पर्वत हो गया, या फिर नदियां हो गई, या फिर आपका वनस्पति हो गया, या फिर आपके पहाड़ हो गए, या फिर आपका नदी डेल्टा हो गया, या फिर आपका पठार हो गया, पहाड़ हो गया छोटे छोटे, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, अलग अलग आकृति है। इन सबका अध्ययन और इन आकृतियों से बनने वाले प्रक्रियाओं का अध्ययन कि भाई इससे क्या क्या होता है। मान लीजिए नदी का पानी बहता है, इससे मिट्टी का कटाव होता है जिसको अपरदन बोलते हैं। मान लीजिए तेज लहरें आती है तो इससे टूट फूट होती है। मान लीजिए अगर भूकंप सुनामी आता है तो शैल और चट्टानों में दबाव पड़ता है और उसमें टूट फूट की क्रिया होती है, अपक्षय होता है, अपरदन होता है। तो ये सभी क्रियाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। पहाड़, घाटी, नदी की धाराएं, समुद्र तट, ये सब के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे भू आकृति विज्ञान में। बात करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं एक सिद्धांत से। उस सिद्धांत का नाम है प्यारे बच्चों क्या, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। इस सिद्धांत को किसके द्वारा दिया गया था, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। किसके द्वारा, अल्फ्रेड वेगनर महोदय के द्वारा। कब दिया गया था, 1912 ईस्वी में। कब दिया गया था, 1912 ईस्वी में। किसके द्वारा दिया गया था, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है, महाद्वीपीय विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना। अगर इस सिद्धांत को आप अच्छे से समझना चाहते हो तो इस चित्र को बढ़िया से समझ लीजिए। ये अल्फ्रेड वेगनर साहब कहते हैं कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व ये जो हमारी पृथ्वी है प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा था उस समय था। यानी इसमें प्यारे बच्चों हमारा ये आपका वास्तविक रूप से हमारा पूरा का पूरा क्या था, पृथ्वी था, धरातल, और ये पूरा आपस में जुड़ा हुआ था। उस समय कोई अलग से कोई महाद्वीप नहीं था, है ना। पूरा का पूरा पृथ्वी हमारा ये था, और ये जो खाली क्षेत्र दिख रहा है ये सब क्या था, ये सब पानी का हिस्सा था। ये जो प्यारे बच्चों आपका हमारा पूरा का पूरा जो जमीन का हिस्सा है, इसका नाम था प्यारे बच्चों क्या, इसका नाम था पेंजिया। उस समय इस पूरे महाद्वीप को क्या नाम दिया गया था, पेंजिया। और एक ही महासागर हुआ करता था, इस महासागर का नाम दिया गया था, महासागर का नाम क्या दिया गया था प्यारे बच्चों, तो महासागर का नाम दिया गया था पेंथालासा। क्या नाम दिया गया था, पेंथालासा।
यानी कि आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी इस पृथ्वी पर केवल और केवल एक ही हमारा प्यारे बच्चों महाद्वीप हुआ करता था। उसी में सारा महाद्वीप जुड़ा हुआ था, कनेक्ट था। यानी उसी में अमेरिका जितना भी आज है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सब आपस में जुड़ा हुआ था, कनेक्ट था। और इसका नाम था पेंजिया। इसका नाम क्या था? पेंजिया। और आगे चल करके प्यारे बच्चों, और ये महासागर का नाम क्या था? पेंथालासा। अब आगे चल के क्या हुआ प्यारे बच्चों? इसमें क्रिया हुई, प्रक्रिया है ना, भूकंप आया, सुनामी आया, प्राकृतिक कारणों के कारण इसमें क्या हुआ? टूट फूट हुआ, है ना, प्रकृति ने इसके परिवर्तन, इसके रूप को बदल दिया। तो जब प्यारे बच्चों इसमें टूट फूट हुआ, इसमें क्या हुआ प्यारे बच्चों? भूकंप, सुनामी, दबाव पड़ा, तापमान बढ़ा, ये सभी क्रियाओं के कारण क्या हुआ? इसमें टूट फूट हुआ। तो ये जो बड़ा सा महाद्वीप था पेंजिया, ये दो भागों में टूट गया। कितने भागों में टूट गया प्यारे बच्चों? ये दो भागों में टूट गया प्यारे बच्चों। एक का नाम पड़ा आपका प्यारे बच्चों अंगारा लैंड, है ना, एक बन गया उत्तरी उत्तरी हिस्सा, और एक बन गया प्यारे बच्चों आपका दक्षिणी हिस्सा। एक आपका पड़ गया क्या? दक्षिणी हिस्सा बन गया। और ये आपका प्यारे बच्चों दक्षिणी हिस्सा को कहा गया गोंडवाना, उत्तरी हिस्सा को कहा गया लॉरेंसिया, या इसी को बोलते हैं अंगारा लैंड, और नीचे वाला दक्षिण वाले हिस्से को बोलते हैं प्यारे बच्चों गोंडवाना। क्या बोलते हैं? गोंडवाना। फिर आगे चल के और तापमान में वृद्धि हुई, क्लाइमेट में परिवर्तन आया, जलवायु परिवर्तन हुआ, भूकंप, सुनामी, अलग अलग क्रियाएं हुई, और इनसे प्यारे बच्चों क्या हुआ? हमारा पृथ्वी और जो है ये जो महाद्वीप था, इसमें और टूट फूट हुआ, ये और दूर जाने लगे एक दूसरे से। और दूर जाते जाते आज हमको वर्तमान में इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, आपको अलग अलग महाद्वीप, है ना। ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका। यहाँ पर आपको ये जो महाद्वीप दिख रहा है ना, छोटा सा, ये आपका यूरोप हो गया। ये आपका बड़ा सा महाद्वीप आपका प्यारे बच्चों, ये जो है आपका, ये आपका एशिया हो गया, एशिया हो गया। उसके बाद ये आपको जो दिख रहा है, ये हो गया आपका अफ्रीका हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका अंटार्कटिका। तो आगे चल के क्या है हो गया? ये 7 बड़े बड़े महाद्वीपों में बदल गया। कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप। और ये जो महासागर था पेंथालासा महासागर, ये महासागर आगे जाकर के, पेंथालासा जिसका नाम था, ये महासागर आगे जाकर के प्यारे बच्चों 4 बड़े बड़े महासागरों में विभाजित हो गया ना, 4 महासागर। एक तो बना सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। आपका हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों आपका 4 महासागर बन गए और 7 महाद्वीपों का निर्माण हो गया। यही जो है प्यारे बच्चों, इसी को कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कि आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारा महाद्वीप एक ही था। इसको पेंजिया कहा जाता था। भूकंप, सुनामी, अलग अलग प्राकृतिक क्रियाओं के कारण, तापमान में वृद्धि, दबाव के कारण इसमें टूट फूट हुआ और अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ, एक दूसरे से दूर जाने लगे। और जाते जाते फिर क्या बन गया? आज हमारा वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं। समझ वाली बात? स्टार्टिंग में 2 भाग में टूटा था, एक आपका अंगारा, एक दूसरा आपका गोंडवाना, और बाद में जाकर के फिर ये और 7 महाद्वीप में बदल गया। बात करते हैं भारत का प्यारे बच्चों, जो प्रायद्वीपीय पठार है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार है ना। भारत का प्रायद्वीपीय पठार क्या है? ये जो प्रायद्वीप वाला क्षेत्र है, ये दक्षिणी हिस्सा भारत का प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा, ये किसका हिस्सा है? इसी गोंडवाना भूमि का हिस्सा, इसी गोंडवाना का। इसलिए बहुत कठोर, बहुत सख्त है। दक्षिण भारत का जो पठारी क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठार, ये बहुत क्या है? एकदम कठोर है, मजबूत है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका गोंडवाना भूमि से बना। यानी कि प्यारे बच्चों, ये जो 7 महाद्वीप बने, तो किससे क्या बना? इस लॉरेंसिया से कौन कौन सा महाद्वीप बना? इससे बना आपका नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, प्लस इससे बना प्यारे बच्चों आपका यूरोप, इससे क्या बना? अफ्रीका का थोड़ा सा हिस्सा और एशिया का ऊपरी हिस्सा। ठीक है, एशिया का ऊपरी हिस्सा। और ये जो आपका प्यारे बच्चों, ये जो आपका गोंडवाना है, इस गोंडवाना से क्या क्या बना? तो इस गोंडवाना से बना प्यारे बच्चों का साउथ अमेरिका, इस गोंडवाना से बना हमारा भारत, इस गोंडवाना से बना हमारा ऑस्ट्रेलिया, इस गोंडवाना से बना प्यारे बच्चों आपका अफ्रीका का ज्यादातर हिस्सा। ठीक है, इस गोंडवाना से बना अंटार्कटिका। क्या बना? अंटार्कटिका। तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का हिस्सा ज्यादातर आपका यहाँ से बना। 3 महाद्वीप यहाँ हो गए, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, 4 यहाँ से हो गए। तो 4 और 3 7 महाद्वीप बन गए। और भारत भी किसका हिस्सा था? इसी गोंडवाना का हिस्सा था। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये जो हुआ प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या हो गया? तो ये सब जो घटनाएं होती है पृथ्वी पर, भूकंप धरातल पर क्या होती है, अभी देखे है ना, भूकंप अलग अलग जगहों पर, वेनेजुएला में, तुर्की में, कहीं कहीं कई कई जगहों पर क्या होते हैं? भूकंप आते रहते हैं। तो भूकंप की घटनाएं, सुनामी या फिर अन्य कोई प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक जो घटनाएं होती है, ये सब होने का कारण है प्यारे बच्चों, ये जो हमारा पूरा का पूरा महाद्वीप है, जितने भी 7 महाद्वीप है, ये बड़ी बड़ी प्लेटों में, ये पूरा पृथ्वी हमारा अलग बड़ी बड़ी प्लेटों में बटा हुआ है। और उन प्लेटों में क्या होती है? गति होती है। प्लेटों में क्या होती है? गति होती है। समझ वाली बात? ये हमारा जो पृथ्वी है, ये अलग अलग प्लेटों में बटा हुआ है प्यारे बच्चों। यानी कि मान लीजिए ये एक प्लेट हो गया, ये एक प्लेट हो गया, अब ये 2 प्लेट हो गए पृथ्वी की। अब ये प्लेट क्या करती है? गति करती है। कभी ये आपस में आमने सामने आकर के टकरा जाते हैं, तो इससे पहाड़ का निर्माण हो जाता है ऐसे करके, या कभी टकराते हैं तो खतरनाक तरह का कंपन आ जाता है, जिससे भूकंप का निर्माण होता है। या दोनों आपका गति कर रहा है और आकर के अंदर घुस गया, तो इससे घाटी का निर्माण होता है। समझ वाली बात? और इससे ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, पहाड़ों का निर्माण होता है। समझ वाली बात? तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा जो ये
क्या बोलते हैं, पृथ्वी हमारा अलग अलग प्लेटों में बटा हुआ है। और इसके लिए एक सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है प्यारे बच्चों? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कि जो हमारा पूरा का पूरा धरातल है, ये जो हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी है, ये प्यारे बच्चों 7 बड़ी बड़ी प्लेटों में बटा हुआ है। 7 बड़ी प्लेट, हमारी पृथ्वी 7 बड़ी प्लेटों में बटा हुआ है और कई सारे छोटी छोटी प्लेटों में ये बटा हुआ हमारी पृथ्वी। अब 7 बड़ी बड़ी प्लेट कौन सा है? तो प्यारे बच्चों प्लेट हमारा है प्रशांत महासागरीय प्लेट। पहला नंबर हमारा है प्रशांत महासागरीय प्लेट। कौन सा प्लेट? प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, ये प्लेट आपका है प्रशांत महासागरीय प्लेट। दूसरा आपका है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तीसरा आपका यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया को मिलाकर के यूरेशियन प्लेट। फिर उसके बाद आपका चौथा है प्यारे बच्चों आपका कौन सा प्लेट? तो चौथा है आपका, है ना, ये आपका यूरेशियन हो गया, प्रशांत महासागरीय हो गया, इंडो ऑस्ट्रेलियन हो गया, उसके बाद अफ्रीकी प्लेट हो गया आपका, फिर आपका प्यारे बच्चों उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और आपका अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। तो ये 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हो गई, है ना। और प्लेटों को आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि किस प्रकार से बटा हुआ है। देखो यहाँ पर आपको मोटी लाइन के द्वारा दिखाया गया है ना, समझ आ रही बात? ये आपको अलग अलग तरह से, ये आपका प्रशांत महासागर का इधर चला गया, ये आपका दक्षिणी अमेरिका का हो गया, दक्षिण अमेरिका का हो गया, ये उत्तरी अमेरिका का हो गया, ऐसे करके, समझ आ रही बात? उसके बाद ये आपका यूरेशिया का हो गया, है ना, यानी यूरोप और एशिया का मिला करके, ये आपका अफ्रीका का प्लेट हो गया। तो अलग अलग प्लेटों में बटा हुआ है। अब इन प्लेटों में क्या होती है प्यारे बच्चों? इन प्लेटों में गति होती है। कभी ये प्लेट आमने सामने आ जाते हैं, कभी ये प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं, कभी ये प्लेट पैरेलल चलते हुए निकल जाती है। समझ आ रही बात? तो 3 प्रकार की गति होती है इन प्लेटों में। कितने प्रकार की गति होती है? 3 प्रकार की। और इन्हीं गति के कारण प्यारे बच्चों क्या होता है? पहाड़ों का निर्माण होता है। इन्हीं प्लेटों में गति होने के कारण भूकंप आता है, सुनामी आता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, पहाड़ों का निर्माण होता है, घाटी का निर्माण होता है, नदी का उद्गम स्थल बनता है। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं, जो प्लेटें हैं ये, इन प्लेटों में 3 प्रकार की गति होती है। कितने प्रकार की गति होती है? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की कौन कौन सी गति? एक है आपका अभिसारी गति, जिसको बोलते हैं अभिसारी परिसीमा। दूसरा आपका अपसारी गति यानी अपसारी परिसीमा। और तीसरा है आपका रूपांतरण परिसीमा यानी रूपांतरण गति, समानांतर गति। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये तीनों गति को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। अभी सारी गति किसको बोलेंगे? यानी कि प्यारे बच्चों जब दो प्लेट प्यारे बच्चों क्या हो रही हो, जब 2 प्लेट एक दूसरे के आमने सामने आ रहा हो, तो ऐसे गति को बोलेंगे अभिसारी गति, अभिसारी परिसीमा। यानी जब 2 प्लेटें आपस में टकराने के लिए आगे आ रही है, एक दूसरे के, देखिए एक दूसरे के विपरीत, है ना, आमने सामने आ रहा है, ऑपोजिट में। समझ में आ रही बात? यस सर जी। तो ये हो गया आपका अभिसारी गति। दूसरा प्यारे बच्चों अपसारी। अपसारी का मतलब, मान लीजिए प्यारे बच्चों ये प्लेट आपका आपस में जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है ना, ये दोनों प्लेट आपका। अब क्या हो रहा है? ये प्लेट इधर जा रहा है और ये प्लेट इधर जा रहा है, तो ये दोनों आपका टूट रहा है, टूट करके इधर जा रहा है, ऐसे करके। तो जब ये प्यारे बच्चों आपका क्या हो रहा है? एक दूसरे से दूर जाती है, तो ऐसे प्लेटों में गति जो होती है इसको बोलते हैं अपसारी गति, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हो। और एक होता है समानांतर गति, कि भाई ये है और ये है, ये एक दूसरे से, ये मान लीजिए यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ऐसे करके ये भी आगे जा रहा है और ये भी आपका आगे जा रहा है, इस प्रकार से घसीटते हुए आगे चला गया, निकल गया। ठीक है, इसको बोलते हैं समानांतर गति, एक दूसरे से टकराना नहीं बल्कि एकदम समानांतर निकल जाना। तो 3 प्रकार की गतियां होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो यहाँ पर पहला अभिसारी गति, ये प्लेट है, ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट आमने इसके सामने जा रही है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। मान लीजिए आप इधर से जा रहे हो, है ना, और ये इधर से आ रहा है, सीधा सीधा एकदम, क्या हो जाएगा? एक दूसरे से टकरा जाओगे, लड़ाई हो जाएगी दोनों के बीच, है ना। उसी तरह से जब ये प्लेट आपस में टकराएगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति में क्या हो जाए कि भाई एक प्लेट, ये प्लेट जो आ रही है और ये जो ये प्लेट जा रही है, ये प्लेट क्या हो जाए? ऐसे चलते क्या हो जाए? इसके अंदर घुस जाए ऐसे करके, है ना। हो सकता है ऐसा, या हो सकता है कि ये प्लेट इसके अंदर घुस जाए ऐसे। तो ऐसी स्थिति में घाटी का निर्माण होता है। और जब ये प्लेट दूसरे के अंदर जाती है, तो अंदर में पृथ्वी के अंदर, धरातल के अंदर जो मैग्मा होता है, जो बहुत ही गर्म लाल तप्त अवस्था में होता है प्यारे बच्चों, मैग्मा, वो क्या होता है? पृथ्वी के बाहर निकल जाता है विस्फोट करते हुए, और इसको बोलते हैं ज्वालामुखी विस्फोट। क्या बोलते हैं इसको? ज्वालामुखी विस्फोट। समझ में आ रही बात? यस सर जी। तो प्यारे बच्चों प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है, इसको बोलते हैं अभिसारी गति। इससे पहाड़ों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, महासागरीय खाई, गड्ढों का निर्माण होता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक। दूसरा है आपका अपसारी गति। अपसारी गति का मतलब, ये दोनों प्लेट जुड़ा हुआ है, आपस में कनेक्टेड है, लेकिन ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, तो क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? आपका यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है, अपकर्षण हो रहा है, एक दूसरे को, है ना, दूसरी तरफ एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जब एक दूसरे से दूर जाएगा प्यारे बच्चों, तो बीच में क्या पड़ जाएगा? खाली पड़ जाएगा। अब जब यहाँ पर खाली पड़ जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हो सकता है कि यहाँ पर कोई नदी निकल जाए, या हो सकता है कि प्यारे बच्चों जैसे ही यहाँ पर आपका खाली पड़ेगा, तो जमीन के अंदर जो लाल तप्त अवस्था में ये निकल जाएगा बाहर, और इससे हो जाएगा ज्वालामुखी का विस्फोट। यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो प्लेटें एक दूसरे से दूर हो जाती है, तो खास करके यहाँ पर घाटी का निर्माण होता है सबसे ज्यादा। किसका निर्माण होता है? घाटी का निर्माण। तीसरा था रूपांतरण गति। रूपांतरण गति, ये 2 प्लेटें हैं, ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर आ रही है, और टकरा नहीं रही है, बल्कि एकदम एक दूसरे को एकदम पूरा रगड़ते हुए निकल गया, है ना। ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, दोनों प्लेट गति कर रहा है ऐसे करके, है ना। तो ये क्या हो गया? एक दूसरे को घसीटते हुए आगे निकल गया, यानी कि सिर्फ आपका टच करके चला गया। इसको बोलते हैं पैरेलल यानी समानांतर। समझ में आ रही बात? तो जब एक प्लेटें एक दूसरे के समानांतर चलती है, तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों आपका कौन सी गति? रूपांतरण गति। और यहाँ पर जब आपका एक दूसरे से टच करेगा, है ना, मान लीजिए प्यारे बच्चों ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट एक जा रही है और ये प्लेट तो थोड़ा सा ये ऊपर
और घसीटते हुए ऐसे करके है ना निकल गया। समझ वाली बात, एक दूसरे के समानांतर निकल गया, या एक प्लेट इधर से आ रही है, एक प्लेट इधर से जा रही है, ऐसे करके जा रही है, ऐसे करके और घसीटते हुए एकदम पूरा टच करते हुए चला गया। और जब टच करते हुए जाएगा प्लेट पैर बच्चों एक दूसरे को, तो क्या आ जाएगा, इससे दरार आएगा, इससे क्या हो जाएगा, कंपन आएगा प्लेट में, है ना, क्या होगा, कांपेगा, कांपेगा तो मतलब इससे भूकंप आएगा, क्या आएगा, भूकंप का महसूस होगा। तो भूकंप और सुनामी किससे आता है, रूपांतरण गति से आता है। और ये आपका प्यारे बच्चों पहाड़ का निर्माण, ज्वालामुखी का निर्माण, महासागरों में गड्ढों का निर्माण किससे होता है, अभिसारी से होता है। और अपसारी गति से क्या होता है प्यारे बच्चों, घाटियों का निर्माण होता है, अलग अलग जो घाटियां बनती है। ठीक, घाटी किसको बोलते हैं, आप बोलोगे सर जी घाटी किसको बोलते हैं, तो घाटी बोलते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, घाटी बोलते हैं दो पहाड़ के बीच का विस्तृत क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं घाटी, कश्मीर की घाटी, कुल्लू की घाटी, फूलों की घाटी, ये है ना आपका उत्तराखंड में फूलों की घाटी, कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश है ना, तो ये आपका घाटियां। और ये होता है दर्रा, दर्रा किसको बोलते हैं मेरे बच्चों, दर्रा किसको बोलते हैं, तो दर्रा बोलते हैं दो पहाड़ों के बीच का पतला सा रास्ता, है ना, पतला सा रास्ता, इसको बोलते हैं दर्रा। दो पहाड़ों के बीच का रास्ता को दर्रा बोलते हैं, दो पहाड़ों के बीच के बड़े क्षेत्र को घाटी बोलते हैं। दर्रा में जैसे कि नाथुला दर्रा, जैसे कि बोमडीला दर्रा, जैसे काराकोरम दर्रा, जैसे बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, ये सब क्या है, अलग अलग दर्रा है ना। चलिए आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं भारत के भौतिक प्रदेश, यानी कि इस चैप्टर का मेन चीज आपका शुरू हो रहा है भारत का भौतिक प्रदेश, कि भाई भारत जो है, भारत की भौतिक आकार कैसा है, भारत का कहां पर पठार है, कहां पर पर्वत है, कहां पर मैदान है, कहां पर तटीय मैदान है, कहां पर प्यारे बच्चों द्वीप समूह है, ये सब के बारे में, कहां पर मरुस्थल है, इन सब के बारे में बात करना है। तो प्यारे बच्चों प्रमुख से भारत के भौतिक प्रदेश की बात करते हैं, तो इसमें टोटली रूप से प्यारे बच्चों आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय पर्वतमाला के बारे में। किसके बारे में, कि भारत का प्यारे बच्चों इस क्षेत्र में क्या है हमारा, ये हमारा हिमालय पर्वतमाला है, क्या है हमारा, हिमालय पर्वतमाला है, उत्तर में क्या है हमारा, हिमालय पर्वतमाला। ठीक, फिर हिमालय पर्वतमाला के बाद प्यारे बच्चों दूसरा नंबर में हमारा क्या आ जाएगा, तो दूसरा नंबर में भारत का विशाल मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, यमुना का मैदान, है ना, ये आपका मैदान हो जाएगा। फिर मैदान पढ़ने के बाद प्यारे बच्चों भारत का मरुस्थल हो जाएगा, भारत का मरुस्थल जो कि आपका है राजस्थान में, भारत का थार मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल, थार मरुस्थल। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे भारत के तटीय मैदान, तटीय मैदान मतलब ये जो आपका तटीय क्षेत्र है, तटीय मैदान के बारे में, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, इसके बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, है ना, ये भारत का दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार है ना, प्रायद्वीपीय पठार, जहां पर प्यारे बच्चों काली मिट्टी का क्षेत्र है, जहां पर कपास का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे द्वीप समूह, द्वीप समूह में दो द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे, एक तो आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक हो जाएगा लक्षद्वीप, ये क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। तो कितने टॉपिक पढ़ना है, हिमालय के बारे में पढ़ना है, उत्तर का विशाल मैदान 2 हो गया, तटीय मैदान 3 हो गया, प्रायद्वीपीय पठार 4 हो गया, उसके बाद मरुस्थल 5 हो गया और द्वीप समूह 6 हो गया। ये 6 मेन महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, इसी के साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं हिमालय पर्वतमाला के बारे में। किसके बारे में, हिमालय पर्वतमाला के बारे में। बस एकदम माइंड में एकदम बैठाते जाइएगा, सारा पॉइंट आपका माइंड में फिट हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आप लोग चाहते हो बेहतरीन तरीके से 11th क्लास की तैयारी करना, आप चाहते हो कि प्यारे बच्चों कि 11th क्लास एकदम बढ़िया से आपको समझ में आ जाए, मोटा मोटी सारा चैप्टर आपको समझ में आ जाए, तो प्यारे बच्चों मैं आपको वन शॉट करके सारा चैप्टर करा रहा हूँ बढ़िया तरीके से, इसलिए पूरा एकदम सीरीज देख लीजिएगा अच्छे से। और ये सब पीडीएफ बहुत महंगा है, बहुत बेहतरीन पीडीएफ है, बहुत सरल भाषा में है, तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोगों को मात्र 199 में आप सबके लिए, आप सबकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए मात्र 199 में हम लोगों ने बैच लाया है आपके लिए। कौन सा बैच प्यारे बच्चों, सहारा बैच। कौन सा बैच, सहारा बैच। और ये बैच आपको कहां मिलेगा, तो ये बैच आपको मिलेगा प्यारे बच्चों उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन में। कौन सा, उम्मीद क्लासेस, प्ले स्टोर में जाइएगा, उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद वहां पर बैच मिल जाएगा सहारा बैच, मात्र 199 में इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर आप ले लीजिए 7543 044 368, इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, कोई भी आपको समस्या आए, कोई दिक्कत आए तो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। अब हम लोग चलते हैं हिमालय पर्वतमाला के बारे में, है ना, ये हमारा प्यारा सा भारत है और ये क्या हमारा हिमालय पर्वतमाला है ना, ये क्या है, हिमालय पर्वतमाला है। तो इस हिमालय के बारे में विस्तार से बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कहां पर कौन सा चोटी है, कंचनजंगा कहां है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट कहां है, नंगा पर्वत कहां है, नंदा देवी कहां है, ये सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसका विभाजन कैसे है, नदियों के आधार पर इसका विभाजन क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों हिमालय पर्वतमाला एक नजर में। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ये कैसा पर्वत है, ये नवीन वलित पर्वत है। वलित किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, नवीन वलित पर्वत। वलित का मतलब होता है प्यारे बच्चों, वलित का मतलब कैसे समझाऊं मैं, कि वलित का मतलब क्या होता है कि भाई हमारा क्या हुआ प्यारे बच्चों, जब हमारा दक्षिणी हिस्सा जो हमारा ये प्रायद्वीपीय हिस्सा था, जो कि गोंडवाना का हिस्सा था, ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, आगे गति किया। गति करने के बाद यूरेशियन प्लेट, जो यूरोप और एशिया का जो प्लेट है, उस प्लेट से जब टकराया प्यारे बच्चों, तो इसके उत्तरी हिस्सा में क्या बन गया, ये वलन आ गया। वलन का मतलब क्या हो गया कि भाई मान लीजिए ये एक प्लेट आ रही है, एक प्लेट ये है, अब ये प्लेट आपस में गति कर रही है, गति कर रही है, गति कर रही है। अब गति करते हुए एक दूसरे को रगड़ते हुए क्या हो गया, पहाड़ का निर्माण हो गया, यानी ऊपर हो गया प्यारे बच्चों। यानी कि मान लीजिए ये आपका एक प्लेट है ना, ये आपका प्यारे बच्चों
गोंडवाना क्षेत्र का हिस्सा है, भारत का प्रायद्वीप पठार वाला हिस्सा, और ये आपका यूरेशियन प्लेट। अब ये प्लेट, यूरेशियन प्लेट बहुत तगड़ा, बहुत एकदम पूरा बड़ा प्लेट, तो ये आपका स्थिर रहेगा। और ये आया प्यारे बच्चों, इससे आपका टकराया, तो टकराया ना, ये रगड़ते हुए और फोल्ड होते हुए, फोल्ड मतलब इस प्रकार से, फोल्ड होते हुए प्यारे बच्चों आपका है ना, जमा होते होते ये क्या बन गया आपका, इस प्रकार से ये टकराने के बाद ये आपका बन गया आपका हिमालय पर्वतमाला का निर्माण। समझ में आ रही बात, हिमालय पर्वतमाला। और ये कैसा नवीन वलित पर्वत है, ऐसा नहीं कि जो सतपुड़ा की पहाड़ी है, जो अरावली की पहाड़ी है, विंध्याचल की पहाड़ी है, वो बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है, लेकिन ये जो हमारा हिमालय पर्वतमाला है ये बहुत नया है। इसलिए ये पूरा पर्वतमाला आपको देखेंगे बर्फों से ढका हुआ है, क्योंकि बहुत ऊंचाई है इसकी। समझ में आ रही बात। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, इस पूरे हिमालय पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। जो हमारा प्यारे बच्चों ये आपका जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से निकलती है और ये कहां तक चल जाती है प्यारे बच्चों आपका, तो चल जाती है प्यारे बच्चों आपका अरुणाचल प्रदेश। समझ में आ रही बात। तो ये जो हमारे हिमालय पर्वतमाला है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों, इस हिमालय पर्वतमाला की तो लंबाई याद रखना है 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितना किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। सिंधु नदी से शुरू होकर के ये आपका चल जाता है ब्रह्मपुत्र तक। कहां तक, सिंधु नदी जो कि आपका इधर से गुजरती है जम्मू कश्मीर होते हुए, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र आपका अरुणाचल प्रदेश है ना, वहां तक चली जाती है प्यारे बच्चों ये नदी, ये आपका पर्वतमाला सीधा। और इसकी लंबाई जो है प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, इसका लंबाई तो 2400 किलोमीटर। अब चौड़ाई कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, चौड़ाई किसको बोलेंगे, ये तो लंबाई हो गया, चौड़ाई का मतलब हुआ ये चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई हो गया। समझ रही बात। तो यहां से लेकर के यहां तक है ना, यहां से लेकर के यहां तक ये जो चौड़ाई है मेरे बच्चों हिमालय पर्वतमाला की चौड़ाई, तो कितना किलोमीटर है, 400 किलोमीटर। याद रखिएगा हिमालय पर्वतमाला की चौड़ाई कितना हो गया, 400। औसत चौड़ाई, औसत लंबाई कितना हो गया, 2400 किलोमीटर। ठीक है, इस साइड में यानी कि पश्चिमी साइड में इसकी चौड़ाई। और पूर्वी साइड में जो है मेरे बच्चों हिमालय पर्वतमाला इधर क्या हो गया, पतला हो गया है अरुणाचल प्रदेश साइड में, तो यहां पर इसकी चौड़ाई कम है। और कितनी है चौड़ाई, 150 किलोमीटर। याद रखिएगा। तो हिमालय पर्वतमाला की टोटल लंबाई 2500 किलोमीटर के आसपास, यानी कि लगभग 2400 किलोमीटर। और इसकी पश्चिम में चौड़ाई कितना है, 400 किलोमीटर। और पूरब में इसकी चौड़ाई कितनी है, 150 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। यानी कि प्यारे बच्चों आपको पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग में आपको क्या देखने को मिलेगा, अधिक विविधता। यहाँ पर आपको छोटी छोटी पहाड़ियां, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े चोटियां भी मिलेंगे आपको, यहाँ पर जंगल झाड़ ये सभी मिलेगा, दार्जिलिंग जैसे क्षेत्र में मिलेंगे। समझ में आ रही बात। इसकी तुलना में इधर आपका क्या है मेरे बच्चों, पूरा का पूरा चोटी बर्फ से ढका हुआ है, जबकि इधर क्या है, जैव विविधता है। इधर जानवर, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे। इधर क्या है, पूरा का पूरा एकदम पहाड़ बर्फ से ढका हुआ है, तो इधर आपको वैसा जंगल वनस्पति ये सब बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका प्यारे बच्चों। अब हिमालय पर्वतमाला का विभाजन देखो, इतना अच्छा से पढ़ोगे ना प्यारे बच्चों, माइंड में अगर बैठा लोगे ना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। समझ में आ रही बात, अगर इस तरह से पढ़ लोगे तो। अब हम लोग बात करते हैं हिमालय पर्वतमाला का वर्गीकरण के बारे में। तो हिमालय पर्वतमाला का दो प्रकार से वर्गीकरण करते हैं प्यारे बच्चों। एक तो आपका प्यारे बच्चों पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, और दूसरा प्यारे बच्चों आपका निर्माण काल के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। तो पहाड़ या ट्रांस हिमालय, यानी कि ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों, और ये मुख्य हिमालय हो गया। अब हिमालय में प्यारे बच्चों क्या है, ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं इसके उत्तर साइड में। ठीक है, तो ये जो उत्तर साइड में छोटी छोटी है ना, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों पार हिमालय। और ये जो मेन पहाड़ है प्यारे बच्चों, ये जो मेन पहाड़ है इसको बोलते हैं मेन हिमालय, यानी कि मुख्य हिमालय प्यारे बच्चों। ठीक, तो ये जो आपका निर्माण काल के आधार पर प्यारे बच्चों इसका अध्ययन करते हैं, और इसका प्यारे बच्चों इसको बोल देंगे पार हिमालय, जो कि मेन हिमालय से थोड़ा उत्तर में है। तो ये जो पार हिमालय, इसके अंतर्गत चार पर्वतों को रखते हैं। एक तो आपका काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, और चौथा कैलाश। जल्दी से बताइए कौन, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये चार हो जाएंगे प्यारे बच्चों पार हिमालय। इसी को बोलते हैं ट्रांस हिमालय, जो मुख्य हिमालय से उत्तर में है। अब ये जो हिमालय है मेन हिमालय, इसका निर्माण काल के आधार पर बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका एक आता है महान हिमालय, दूसरा आपका लघु हिमालय, और तीसरा आपका शिवालिक हिमालय। महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि भाई ट्रांस या पार हिमालय के अंतर्गत चार को रखते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। और निर्माण काल के आधार पर महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। समझ में आ रही बात, यस सर जी समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, और सबसे पहला जो हमारा है महान हिमालय, इसको अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्योंकि जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाब, ये कैलाश प्यारे बच्चों, वो छोटी छोटी पर्वतें हैं। मेन हमको पढ़ना क्या है, निर्माण काल के आधार पर महान हिमालय को, लघु हिमालय को, और प्यारे बच्चों आपका शिवालिक हिमालय को। तो सबसे पहला प्यारे बच्चों कौन सा हमारा है, महान हिमालय। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये हमारा प्यारा सा भारत है। ये जो हमारा हिमालय, ये मेन हिमालय हो गया, यानी सबसे उत्तर में प्यारे बच्चों, ये जो है सबसे उत्तर में और सबसे लंबा ये पर्वत है। ठीक है, फिर इसके नीचे में आपका आता है प्यारे बच्चों, ये आपका लघु हिमालय। फिर इसके नीचे में आपका आता है ये आपका शिवालिक हिमालय, यानी कि सबसे उत्तर में ये आपका आता है महान हिमालय, और जो बीच में है इसको बोलते हैं लघु हिमालय, या इसी को मध्य हिमालय भी बोलते हैं। और सबसे नीचे में जो है ये आपका शिवालिक हिमालय। कौन सी हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला वाला उठाते हैं जिसका नाम है महान हिमालय। ठीक, तो जो महान हिमालय है इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे कि इसको ग्रेट हिमालय, ग्रेट का मतलब क्या होता है, महान। इसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा बर्फ। ग्रेट का मतलब था महान, यानी इसको ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमाद्री हिमालय मतलब प्यारे बच्चों इसको क्यों बोलते हैं हिमाद्री, क्योंकि ये इसके जितने भी चोटी है ना, सबके सब क्या है, बर्फ से ढका हुआ है। आंतरिक हिमालय के नाम से भी इसको जानते हैं प्यारे बच्चों, किसके नाम से, आंतरिक हिमालय। सर्वोच्च हिमालय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों सर्वोच्च चोटियां आपको इसमें मिलेंगे, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां इसी में है। माउंट एवरेस्ट इसी में देखने को मिलेगा। बर्फीला हिमालय, यानी पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ, इसलिए इसको बर्फीला हिमालय भी बोलते हैं। तो इसका अलग अलग नाम है,
महान हिमालय को क्या बोलते हैं? आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, सर्वोच्च हिमालय भी बोलते हैं, हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं, बर्फीला हिमालय भी बोलते हैं। ठीक, इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो कम से कम यानी नीचे पैरेवेच एवरेज 6000 मीटर है इसकी पर्वतों की ऊंचाई, इसके चोटियों की ऊंचाई। और मैक्सिमम कितना है? माउंट एवरेस्ट 8848 किलोमीटर, 8848 मीटर ऊंचाई है पैरेवेच किसका? माउंट एवरेस्ट का। ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये किससे बना है? ये हमारा जो हिमालय पर्वतमाला है, ये किससे बना है? तो हमारा हिमालय पर्वतमाला इसका जो प्यारे बच्चों बना है, ये पृथ्वी के क्रोड में जो पाई जाती है ग्रेनाइट, उसी ग्रेनाइट से बना है। समझ में आ रही बात? यानी कि इस हिमालय के अंदर में क्या है? कोर में ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट चट्टानें जो बहुत मजबूत होती है ना। बात करते हैं सबसे उत्तरी भाग, ये हिमालय का क्या है? सबसे उत्तरी भाग है। याद रखिएगा, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी हिमालय या ग्रेट हिमालय या हिमाद्री हिमालय या महान हिमालय, इसी को बोलते हैं। सबसे अधिक सतत श्रृंखला, सतत श्रृंखला का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? इसमें जितनी भी चोटियां हैं ना, आपको एक जैसा चोटी मिलेगा, ऐसा नहीं कि कम बेस मिलेगा, नहीं, सबका एकदम पूरा ऊंचाई लगभग आपस में आपको बराबर मिलेगा देखने को। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर जी। तो ये आपका सतत हिमालय एकदम पूरा टूटा फूटा हुआ नहीं है, कंटिन्यू है, लगातार एकदम पूरा बर्फ से ढका हुआ लगातार। ठीक है, तो ये सतत हिमालय हमेशा बर्फ से ढका रहता है। याद रखिएगा, जो उत्तरी हिमालय है, जो ग्रेट हिमालय है, जो महान हिमालय है, ये आपका हमेशा का हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है, साल का 12 महीना, पूरा साल। ठीक, कई हिमानियों का है ना, हिमानियों का प्रभाव है, प्रवाह, यानी कई सारी यहाँ से नदियां निकलती है इस महान हिमालय से प्यारे बच्चों। यहीं से आपको जो है सिंधु नदी देखने को मिलता है, यहीं से आपको ब्रह्मपुत्र नदी देखने को मिलता है, कई सारी नदियों का प्रवाह यहाँ से होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्यारे बच्चों महान हिमालय। आगे बात करते हैं आपका नेक्स्ट प्यारे बच्चों, प्रमुख शिखर कौन कौन सा है महान हिमालय में? कौन कौन सा प्यारे बच्चों प्रमुख शिखर है? तो प्रमुख शिखर की बात करते हैं प्यारे बच्चों पूरब से पश्चिम की तरफ। तो पूरब में प्यारे बच्चों सबसे पहला आपका है नामचा बरुआ। याद रखिएगा, सबसे पहला कौन सा आपका? नामचा बरुआ। नामचा बरुआ ये कहां पर है आपका? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है आपका नामचा बरुआ। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी चोटी है? नामचा बरुआ, महान हिमालय में पड़ता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरा आपका है प्यारे बच्चों कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा या कंचनजंगा बोलते हैं इसको। ये आपका प्यारे बच्चों पड़ता है सिक्किम राज्य में। कहां पड़ता है आपका? सिक्किम में। ठीक है, मैं यहाँ पर गया हूँ घूमने के लिए, आप लोगों को भी मौका मिलेगा जब आप लोग 12th पास कर लोगे, घूमने के लिए जाना सिक्किम, गंगटोक, मजा आ जाएगा आप सब किसी को। या फिर दार्जिलिंग जाओगे ना, दार्जिलिंग से भी दिखाई देता है। दार्जिलिंग में जब घूमने जाओगे आप, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग बहुत बेहतरीन है, वहां से देखोगे कंचनजंगा दिखाई देता है। और जब आप सिक्किम जाओगे गंगटोक, तो वहां तो बहुत पास में है। ठीक है, तो ये आपका सिक्किम और चाइना के बॉर्डर पर पड़ता है आपका कंचनजंगा। ठीक, तीसरा आपका है प्यारे बच्चों मकालो चोटी, मकालो, माउंट एवरेस्ट, मकालू, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, है ना, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी। तो ये जो प्यारे बच्चों माउंट एवरेस्ट और मकालू है, प्रमुख रूप से प्यारे बच्चों आपका कहां पर पड़ता है? आपका नेपाल में पड़ता है ना, कहां पड़ता है? नेपाल में। ठीक है, नेपाल में। और ये जो आपका प्यारे बच्चों धौलागिरी है, ये आपका प्यारे बच्चों नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर पड़ता है, तो एक तरह से ये भी नेपाल के आसपास ही पड़ता है। उसके बाद प्यारे बच्चों नंदा देवी जो चोटी है, नंदा देवी बहुत बार पूछा गया, नंदा देवी चोटी कहां है? उत्तराखंड में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? उत्तराखंड में। और ये जो चोटी है प्यारे बच्चों नंगा पर्वत, ये आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये सब क्या है? ऊंची ऊंची चोटियां हैं। क्या है? ये सब के सब चोटियां हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शिखर है प्यारे बच्चों महान हिमालय का। कौन सी हिमालय का? महान हिमालय का। तो याद हो जाएगा, एक तरफ से जल्दी से बोलो तो, पूर्व से पश्चिम की तरफ कौन कौन सा हो जाएगा? पहला नामचा बरुआ, दूसरा कंचनजंगा, तीसरा मकालू, चौथा माउंट एवरेस्ट, पांचवा धौलागिरी, छठा आपका नंदा देवी, उसके बाद नंगा पर्वत। याद हो गया? जल्दी से बताओ। सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ, दूसरा आपका सिक्किम में कंचनजंगा, तीसरा आपका नेपाल में कौन हो जाएगा? मकालू, चौथा आपका नेपाल में माउंट एवरेस्ट, पांचवा आपका प्यारे बच्चों धौलागिरी, छठा आपका उत्तराखंड में नंदा देवी, और सातवां आपका जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत। कितने हो गए? 7 चोटियां, पूरब से पश्चिम में क्रम। याद रहेगा, बहुत काम आएगा आपको, आगे के कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ा विस्तार से। माउंट एवरेस्ट के बारे में, ये जो माउंट एवरेस्ट है प्यारे बच्चों, ये पूरे विश्व का, केवल न तो एशिया का, न तो नेपाल का, न ही भारत का, पूरे विश्व का सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंची पर्वतमाला है। कौन सा आपका प्यारे बच्चों? माउंट एवरेस्ट। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। याद रखेगा, माउंट एवरेस्ट ये आपका पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है प्यारे बच्चों, ये माउंट एवरेस्ट। ठीक है, याद रखेगा। अब बात करते हैं इसका नाम प्यारे बच्चों, माउंट एवरेस्ट कौन कहां पर क्या नाम से इसको पुकारा जाता है? तो याद रखेगा प्यारे बच्चों, इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। भारत में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? माउंट एवरेस्ट। लेकिन इसको नेपाल में, वहां की भाषा में इसको सागर माथा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सागर माथा। ठीक, इसके बाद इसको चीन तिब्बत वाले क्षेत्र में प्यारे बच्चों इस पर्वत को यानी माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? चेमो लुंगमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेमो लुंगमो। क्या बोलते हैं उसको वहां की भाषा में? चेमो लुंगमो। इसका मतलब क्या होता है? पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी मतलब इतनी ऊंची शिखर है ना, ये पर्वतों की क्या है? रानी है। ठीक है, याद रहेगा ये सर जी। अगला पॉइंट प्यारे बच्चों, इस माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या था? इसका पहले नाम था माउंटेन 15। क्या नाम था इसका? माउंटेन 15। माउंटेन 15। इस पहाड़ पर चढ़ने का काम कौन कौन किया है प्यारे बच्चों? सबसे पहले इस पर चढ़ने का काम जो किया था, एडमंड हिलेरी एवं शेरपा तेंजिंग नॉर्गे। एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नॉर्गे, ये दो प्यारे बच्चों पर्वतारोही, इन्होंने पर्वत पर चढ़ा था। ठीक,
अगर भारत की बात करते हैं कि भारत का कौन सा व्यक्ति यहाँ पर चढ़ा है सबसे पहला, तो भारत की एक महिला है बछेंद्री पाल। भारत की महिला है प्यारे बच्चों बछेंद्री पाल, यही यहाँ पर चढ़ने वाली। समझ में आ रही बात? यस सर जी। तो ये माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है। इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। इसको चीन तिब्बत वाले क्षेत्र में चेमो लुंगमो के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है पर्वतों की रानी। इसका पुराना नाम था माउंटेन 15। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, यानी कि लगभग प्यारे बच्चों 9 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। और प्यारे बच्चों इसमें चढ़ने का काम सबसे पहले शेरपा तेंजिंग नोरगे, एडमंड हिलरी, इन दोनों ने किया था। और भारत की बात करते हैं, भारत के महिला तो बछेंद्री पाल यहाँ पर सबसे पहले चढ़े थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्यारे बच्चों कौन सा हिमालय? महान हिमालय की बातें। अब चलते हैं दूसरा वाला हिमालय, दूसरा हमारा जो था जिसका नाम क्या था प्यारे बच्चों? लघु हिमालय। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा प्यारा सा भारत है, ये हमारा हिमालय पर्वतमाला है। चलो भारत को हम बनाना छोड़ देते हैं यहाँ पर, है ना, इसलिए आपको समझ में फिर नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? महान हिमालय हो गया। ये क्या हो गया? महान हिमालय। अब इसके नीचे में प्यारे बच्चों आपका दक्षिण में जो है ये आपका टूटा 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 हुआ है। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। है कि नहीं? ध्यान दो इधर। तो ये जो बीच वाला है प्यारे बच्चों श्रेणी, ये टूटा हुआ है बीच बीच में, इसी का नाम है लघु हिमालय। ये वाला क्या हो गया? महान हिमालय। इसके बाद कौन सा हिमालय प्यारे बच्चों? ये वाला जो हो गया ये हो गया लघु हिमालय। कौन सी हिमालय? लघु हिमालय। ठीक है, तो इस लघु हिमालय का अलग अलग नाम है। इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? इसको हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। कौन सी हिमालय? हिमाचल हिमालय, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इसका भाग पड़ता है। इसको मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं क्योंकि ये बीच में पड़ता है। इसके नीचे में है शिवालिक हिमालय। कौन सी हिमालय? शिवालिक। और ऊपर में हो गया ग्रेट हिमालय। इन दोनों के बीच में हो गया ना, तो इसको इसलिए मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। इसको लघु हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय बोलते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना है? तो औसत ऊंचाई 3700 से लेकर के 4500 मीटर तक है। और चौड़ाई इसका कितना है? 50 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर। ठीक, बात करते हैं प्यारे बच्चों इसका कौन कौन सी श्रेणी इसके अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणी आते हैं इसको एक बार देख लीजिए। पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मंसूरी, महाभारत श्रेणी। यानी कि प्यारे बच्चों ये हमारा महान हिमालय हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों ये हो गया आपका कौन सा? इतना दूर नहीं, ये हो गया प्यारे बच्चों आपका, ये हो गया आपका प्यारे बच्चों कौन सा हिमालय? लघु हिमालय। ठीक है, इसमें प्यारे बच्चों ये जो सबसे पहला है इसका नाम है पीर पंजाल। क्या नाम है इसका? पीर पंजाल। क्या नाम है? जल्दी से बताओ। इसका नाम है आपका पीर पंजाल। फिर उसके बाद दूसरा है प्यारे बच्चों आपका, दूसरा ये जो है प्यारे बच्चों इसका नाम है धौलाधर। क्या नाम है इसका? धौलागिरी नहीं, धौलाधर। धौलागिरी तो आपका चोटी हो गया, धौलाधर है ना, धौलाधर श्रेणी। इसके बाद ये वाला जो है प्यारे बच्चों तीसरा नंबर का, इसका नाम है नाग टिब्बा। क्या नाम है इसका? नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों ये आपका जो चोटी है, इस चोटी का इस ये श्रेणी है, इसका नाम क्या प्यारे बच्चों? मंसूरी। क्या नाम है इसका? मंसूरी। और ये लास्ट वाला जो है प्यारे बच्चों जो कि आपका भूटान वाले क्षेत्र में पड़ता है, इसका नाम है प्यारे बच्चों क्या? इसका नाम है प्यारे बच्चों महाभारत श्रेणी। क्या नाम है इसका? महाभारत श्रेणी। कौन सी श्रेणी? महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। याद हो जाएगा? जल्दी से बताओ। यस सर जी। यार आसान है यार, कितना आसान है, आराम से याद हो रहा है, फटाफट याद हो रहा है आप सब किसी को, है ना, कि लघु हिमालय टूटा टूटा हुआ है। तो शुरू करते हैं कहां से? पीर पंजाल से। पहले आएगा क्या? पीर पंजाल। फिर पीर पंजाल के बाद क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ फटाफट। धौलाधर। धौलाधर के बाद नागटिब्बा। नागटिब्बा के बाद मंसूरी। मंसूरी के बाद महाभारत श्रेणी। पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मंसूरी, महाभारत श्रेणी। पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मंसूरी और महाभारत श्रेणी। ठीक है, तो ये आपको देख लो, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मंसूरी, महाभारत श्रेणी। ये 5 प्यारे बच्चों क्या है प्यारे बच्चों? श्रेणी है पर्वतों का। ठीक है, ये मध्य हिमालय का हिस्सा है। ठीक, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये जो महाभारत श्रेणी है इसको भूटान में ब्लैक पर्वत के नाम से जानते हैं। कौन सा पर्वत? ब्लैक पर्वत। ठीक है, ब्लैक पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट नहीं, ब्लैक पर्वत। किसके नाम से? ब्लैक पर्वत के नाम से जानते हैं। किसको प्यारे बच्चों? महाभारत श्रेणी को, भूटान में। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, यहां पर घास के मैदान मध्य ढालों पर पाए जाते हैं। यानी कि यहां पर प्यारे बच्चों इसके मध्य ढालों पर, जहां पर ढाल कम है, ढलान कम है, वहां पर आपको घास के मैदान पाए जाते हैं। उन घासों को वहां के जनजाति लोग काट करके पशुओं को खिलाने का काम करते हैं। इन घासों को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि कश्मीर में इसको क्या बोलते हैं? मर्ग के नाम से जानते हैं। क्या नाम है इसको? कश्मीर में इसको मर्ग बोलते हैं। और उत्तराखंड में इसको बुग्याल या प्यार के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में इसको क्या बोलते हैं? बुग्याल या प्यार। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि भाई लघु हिमालय में, लघु हिमालय के मध्य ढलानों पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? बुग्याल या प्यार। इसको कश्मीर में क्या बोलते हैं? मर्ग के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। नहीं ना? चलो आगे बात करते हैं शिवालिक हिमालय, जो तीसरा हमारा हिमालय है प्यारे बच्चों, शिवालिक हिमालय। यानी ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा महान हिमालय हो गया। अब इसमें हो गया आपका प्यारे बच्चों, कहां से पेन लिख रहा है, इसके बाद प्यारे बच्चों क्या हो गया आपका? ये हो गया पीर पंजाल, ये हो गया धौलाधर, ये हो गया नागटिब्बा, ये हो गया मंसूरी और ये हो गया महाभारत श्रेणी। अब फिर इसके नीचे में प्यारे बच्चों आपको है ना टूटा टूटा, ये भी आपका पूरा का पूरा, और ये है आपका प्यारे बच्चों शिवालिक हिमालय।
है ना, इसकी ऊंचाई बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, पहाड़ी है ये, पर्वत नहीं है। पर्वत और पहाड़ी में क्या अंतर होता है? पर्वत मतलब जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, जो बर्फ से ढके होते हैं, उसको पर्वत बोलते हैं। और पहाड़ी जिनकी ऊंचाई कम होती है, जिसमें बर्फ नहीं होता है, ठीक है, इसको पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे नीचा वाला ये दक्षिण वाला हिस्सा है, ये सबसे उत्तर हिमालय का हिस्सा है, जिसको महान हिमालय बोलते हैं, ये सबसे उत्तर का हिस्सा है। और जो शिवालिक है, ये सबसे दक्षिण का हिस्सा है, दक्षिण, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये जो आपका शिवालिक हिमालय, और यहाँ पर एक चीज पाई जाती है, घाटियां पाई जाती है। कौन सी घाटी? दून की घाटी, ठीक है, अभी बताते हैं आपको। सबसे बाहरी, दक्षिणी एवं नवीनतम श्रेणी सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसको नवीनतम श्रेणी बोलेंगे। अगर पूछा जाएगा कि हिमालय पर्वतमाला का कौन सा श्रेणी सबसे बाद में बना है, शिवालिक हिमालय, ठीक। ऊंचाई कितना है? 900 से लेकर के 1100 मीटर, 1 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई, इससे ज्यादा ऊंचाई नहीं मिलेगा आपको। चौड़ाई कितना है? मात्र 50 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। ये आपका प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये प्यारे बच्चों आपका क्या हो गया, ये आपका लघु हिमालय हो गया, और ये हो गया हमारा प्यारे बच्चों शिवालिक हिमालय। इन दोनों के बीच प्यारे बच्चों घाटी पाई जाती है। कैसी घाटी? लंबवत घाटियां। ये जो घाटी है प्यारे बच्चों, इसको कहा गया कौन? इसको कहा गया, इन घाटियों को कहा जाता है दून। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, क्या याद रखना आप लोगों को, कि जो लघु हिमालय है ना, जो आपका प्यारे बच्चों लघु हिमालय है, टूटा टूटा हुआ, और इसके बीच नीचे में आपका जो शिवालिक हिमालय है, इन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है? घाटियां पाई जाती है। इन घाटियों को क्या कहा जाता है? दून के नाम से आता है। किसके नाम से? दून के नाम से। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे देहरादून, जैसे पाटली दून, जैसे कोटली दून, ये सब क्या है? घाटी है। क्या है? ये सब घाटी है। घाटी, घाटी मतलब दो पहाड़ों के बीच का क्षेत्र है, विस्तृत क्षेत्र है, ये आपका घाटियां, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? यस सर जी। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों हिमालय का विभाजन नदी के आधार पर। नदी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। तो नदी के आधार पर प्यारे बच्चों हिमालय को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि कौन कौन सी नदी? सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमारा जो ये हिमालय है, इसको नदी के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजन किया गया है प्यारे बच्चों। तो जो सिंधु नदी है और जो सतलज नदी है, इन दोनों के बीच जो हिमालय है प्यारे बच्चों, इस हिमालय पर्वतमाला को क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के हिमालय को क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय। पंजाब और सतलज नदी और काली नदी, इन दोनों नदी के बीच का जो हिमालय है, इसको प्यारे बच्चों कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं, जो कि प्यारे बच्चों आपका प्रमुख से इसका कुछ हिस्सा नेपाल में भी पड़ता है, कुछ हिस्सा उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक। काली नदी और तीस्ता नदी, जो कि पूरा का पूरा, काली नदी और तीस्ता नदी दोनों का दोनों ये आपका नेपाल साइड में पड़ जाता है। इन दोनों के बीच का जो हिमालय, इसको नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी के बीच जो हिमालय है, इस हिमालय को प्यारे बच्चों असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। जल्दी से याद कीजिए, नदी के आधार पर सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को किसके नाम से? पंजाब के नाम से, पंजाब हिमालय कहते हैं। उसके बाद सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो हिमालय है बच्चों, इसको किस नाम से जानते हैं? कुमाऊं हिमालय के नाम से, कुमाऊं। उसके बाद काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? जल्दी बताओ, नहीं ना? यस सर जी, समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों अब ये हो गया हमारा हिमालय पर्वतमाला। अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों भारत के विशाल मैदान के बारे में अध्ययन करने के लिए। भारत का विशाल मैदान। तो भारत के विशाल मैदान की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये जो हमारा अलग अलग नदियों के द्वारा प्यारे बच्चों निर्माण किया गया क्या है? मैदान है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, है ना, ये सब नदियों के द्वारा बनाया गया ये हमारा मैदान है। अलग अलग नदियों के द्वारा मैदान है ना, बीच का क्षेत्र। ये क्या हमारा प्यारे बच्चों? उत्तर का विशाल मैदान है। ये क्या है? उत्तर का विशाल मैदानी क्षेत्र है प्यारे बच्चों, जहां पर बहुत ज्यादा क्या होती है? कृषि होती है। क्या होती है? कृषि होती है। और इसमें प्यारे बच्चों प्रमुख से 3 नदियां है ना, खास करके जो सिंधु नदी का क्षेत्र है, गंगा नदी का क्षेत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र, ये 3 नदियों के द्वारा बनाए गए ये मैदान है आपका, ठीक है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो मेन उत्तर का विशाल मैदान है, तो कौन से 3 मुख्य नदियों से बना है? सिंधु नदी का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, यानी 3 नदियों से बना है, इसलिए इसको 3 वर्गों में बांटते हैं, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। बात करते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये सबसे नवीनतम है और उपजाऊ है, यानी कि हिमालय पर्वतमाला के बनने के बाद ये बना है, बहुत लंबे समय के बाद। क्षेत्रफल कितना इसका? टोटल क्षेत्रफल है 7 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से बना है। जलोढ़ मिट्टी के जमा होने से इस मैदान का निर्माण हुआ है, इसलिए मैदान बहुत ज्यादा कृषि के लिए उपजाऊ है, ठीक। ये भारत का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है। सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश मतलब सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ है, सबसे बाद में, ठीक। कृषि के लिए ये अत्यधिक उपजाऊ है प्यारे बच्चों। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यहीं पर पाई जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में प्यारे बच्चों आपका उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे? उत्तर प्रदेश, गंगा नदी वहां से है, गंगा का मैदान। बिहार में जनसंख्या बहुत ज्यादा, पश्चिम बंगाल में जनसंख्या बहुत ज्यादा। तो ये सब क्या है? गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्र है। तो मैदानी क्षेत्र में प्यारे बच्चों जनसंख्या बहुत ज्यादा होता है, याद रखेगा। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या इसलिए भी ज्यादा होता है, नदियों के कारण सिंचाई करना आसान हो जाता है, घर बनाना आसान हो जाता है, सारा काम करना आसान हो जाता है। पहाड़ों में भूकंप आता है, सुनामी आता है, बाढ़ आता है, बहुत खतरनाक आपदा आते हैं, जिसके कारण वहां पर दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्यारे बच्चों ब्रह्मपुत्र का मैदान। खास करके असम में चाय के बागान के लिए जाना जाता है। किसके लिए फेमस है? चाय और चावल के उत्पादन के लिए, चाय और चावल के उत्पादन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों नदी की यात्रा। नदी जो निकलती है प्यारे बच्चों, इसकी अलग अलग यात्रा होती है और इससे अलग अलग स्थलों का निर्माण होता है।
जब प्यारे बच्चों नदी हमारा पहाड़ से निकलता है, मान लीजिए ये नदी है ना, ये नदी यहाँ से निकल रही है पहाड़ से, ठीक है। अब निकलती है ना प्यारे बच्चों, तो पहाड़ के नीचे वाले क्षेत्र में, निचले हिस्से में क्या होते हैं, बड़े बड़े चट्टान होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, छोटे छोटे कंकर बजरी है ना, ये सब होते हैं। इनसे होकर के इस नदी को निकलना पड़ता है, पास होना पड़ता है। तो ये जब नदी इन पत्थरों पर आती है प्यारे बच्चों, इन पत्थरों के पास ये गायब हो जाती है ना, अलग अलग हिस्सों से है ना, ऐसे करके है ना निकलती है पानी। फिर निकलने के बाद फिर आगे जाकर के ये प्यारे बच्चों नदी का रूप ले लेती है, और फिर ये आपका आगे जाकर के समुद्र में, किसी सागर में, झील में जाकर के गिर जाती है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से नदी की यात्रा के आधार पर जो है अलग अलग प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है। तो इसमें टोटल प्रकार के कितने प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 4 प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है। एक आपका भावर प्रदेश, दूसरा आपका तराई प्रदेश, तीसरा आपका जलोढ़ प्रदेश, और चौथा आपका डेल्टाई प्रदेश। ये 4 प्यारे बच्चों मृदा का 4 प्रकार के मैदान का निर्माण होता है जब नदी यात्रा करती है। तो सबसे पहले जहां से नदी निकलती है प्यारे बच्चों, जहां पर प्यारे बच्चों क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं है ना, जहां पर क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, यहां पर कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं होता है, ऐसे मैदान को बोलते हैं प्यारे बच्चों भावर प्रदेश, जहां पर नदियां क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, नदियां क्या हो जाती है, गायब, ठीक है। तो ये पहाड़ के आसपास का क्षेत्र होता है जहां पर बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, ठीक। फिर नदियां यहां से आगे बढ़ती है प्यारे बच्चों, और जहां पर प्यारे बच्चों नदियां थोड़ा थोड़ा देखने का प्रयास, ये तो आपका छोटे छोटे पत्थर यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, आगे जाकर के नदियां फिर वापस से देखने को मिलता है। और ये प्यारे बच्चों आपका कहलाता है तराई प्रदेश। कौन से प्रदेश, तराई। यहाँ पर भी कृषि ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर भी कृषि नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्यारे बच्चों जो है, यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका दलदली क्षेत्र होता है। क्या होता है, दलदली क्षेत्र, पूरा का पूरा दलदल, ठीक है, पूरा क्या होता है, दलदली क्षेत्र होता है। समझ में आ रही बात, यस सर जी। तो यहाँ पर भी कृषि का काम बहुत, यहाँ कम और यहाँ भी कम, ठीक। इसके बाद प्यारे बच्चों आगे होता है आपका जलोढ़ प्रदेश। जलोढ़ प्रदेश उत्पादन के लिए, कृषि कार्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्यारे बच्चों, खास करके गेहूं, चावल, जूट, कपास, इन सबके उत्पादन के लिए। कपास के लिए तो नहीं, कपास के लिए तो काली मिट्टी होता है ना, गेहूं, जूट, चावल, ये सब हो गया। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अब ये जो जलोढ़ प्रदेश है, ये 2 प्रकार का होता है जलोढ़ मिट्टी, एक होता है खादर और एक होता है बांगर। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में, खादर और बांगर। जो बांगर होता है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं ना, जो पुराना वाला है, जो नदी से दूर होता है, इसको बोलते हैं बांगर। और जो नया वाला है, जो नदी के किनारे पाई जाती है, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों खादर। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं। और फिर नदी आगे जाकर के प्यारे बच्चों समुद्र में, सागर में, झील में गिर जाती है। तो जहां पर समुद्र में जाकर के वो गिरती है प्यारे बच्चों, यहां पर जाकर के अलग अलग मिट्टी का निर्माण करती है। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा। डेल्टा यहाँ पर भी प्यारे बच्चों कैसी मिट्टी पाई जाती है, एक तरह से दलदली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, सुंदरवन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सुंदरवन। इसलिए आपको गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो मुहाना है, जहां पर जाकर के नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहां पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है, सुंदरवन डेल्टा का। तो चलिए देख लीजिए भावर, तराई, जलोढ़ और डेल्टा, ठीक। तो एक एक करके सब चीज को देख लीजिए। सबसे पहला भावर, ये आपका 8 से 10 किलोमीटर की लंबाई पाई जाती है। खास करके परागम्य चट्टान, ऐसे चट्टान है जिससे उन्हें पानी पास हो जाती है। नदियां भूमिगत हो जाती है, नदियां भूमि में गायब हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है। क्यों, तो यहाँ पत्थर है, पत्थर के कारण नदियां यहाँ गायब हो गई है, ठीक है। कृषि के लिए अनुपयुक्त, यहाँ पर कोई कृषि नहीं होता है। दूसरा आपका होता है तराई प्रदेश। इसकी लंबाई कितना होता है आपका, लगभग 10 से 20 किलोमीटर। दलदलीय क्षेत्र होता है। कैसे होता है, दलदल, पूरा का पूरा दलदल, जहां पर नदियां वापस से प्रकट होना शुरू हो जाता है, नदियां फिर देखना शुरू हो जाता है, यही आपका दलदली क्षेत्र। तीसरा आपका जलोढ़ प्रदेश। जलोढ़ प्रदेश में 2 प्रकार का मिट्टी, एक खादर हो गया जिसको नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, और एक बांगर जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी थोड़ा सा कम उपजाऊ होता है, और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है ये ज्यादा उपजाऊ होता है। और चौथा हो गया डेल्टाई प्रदेश, जैसे कि सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टाई प्रदेश का निर्माण कहां होता है, जब नदियां समुद्र में जाकर गिरती है, तो वहां पर निर्माण होता है डेल्टा का। किसका होता है, डेल्टा का। कोई दिक्कत नहीं ना, यस सर जी। चलिए ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। किसके बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो प्यारे बच्चों हमारा ये भारत है, हमारा इस भारत में हमने हिमालय को पढ़ लिया, ये हिमालय हमने पढ़ लिया अच्छे से। फिर इसके बाद ये हम लोग विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान क्या पढ़ लिया, आपका गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान है ना, सिंधु का मैदान, और भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, जलोढ़ मिट्टी, डेल्टा मिट्टी, बांगर, खादर, सब हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते प्यारे बच्चों ये जो हमारा दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, पढ़ाएं आपको पहला चैप्टर में। प्रायद्वीप का मतलब होता है 3 तरफ से पानी से घिरा होना। प्यारे बच्चों भारत का ये जो दक्षिण भारत का ये हिस्सा है, ये क्या है, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इधर क्या है, अरब सागर, पश्चिम में क्या है, अरब सागर, पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। तो 3 तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा भारत, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। और ये जो प्यारे बच्चों प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर क्या है, अलग अलग पठार है। क्या है, बड़े बड़े पठार हैं, अलग अलग पठार हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों पठारों के बारे में हम लोग बात करते करके कि प्रायद्वीप स्थल का वही भाग होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, ठीक है। पठार आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा और समतल होता है। जो आसपास का क्षेत्र होता है इससे थोड़ा ऊंचा होता है प्यारे बच्चों, और सपाट होता है। ऐसा नहीं कि पहाड़ के जैसा होता है, ऊबड़ खाबड़ नहीं प्यारे बच्चों, सपाट होता है, ठीक है। लेकिन मैदानी क्षेत्र से ये ज्यादा ऊंचा होता है। ये हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान हो गया, तो इससे ज्यादा ऊंचा हो गया, ठीक है। यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय पठार है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। ये कैसा आकार का है, त्रिभुजाकार है, याद रखिएगा। ये कैसा आकार का है, त्रिभुजाकार है इसका आकार। औसत ऊंचाई कितना है इसका, 6600 से 900 मीटर, 600 से 900 मीटर। क्रिस्टलीय आगमन, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से निर्मित, यानी किससे बना है ये, क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान, और आग्नेय चट्टान बाद में किसमें बदल गया, रूपांतरित चट्टान। और रूपांतरित चट्टान से क्या हो गया, काला बन गया,
कायांत्रिक चट्टान जिसको बोलते हैं काला हो गया, और इसमें कपास का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। विश्व का सबसे बड़ा जो है पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। सर्वोच्च जो है, अगर बात करें सर्वोच्च पठार, वो है पामीर का पठार। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, सबसे बड़ा पठार वो हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों तिब्बत का पठार। ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों भारत में पठार का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण। तो पठार को प्यारे बच्चों अलग अलग भागों में है ना, अलग अलग वर्गों में इसको बांटा गया है, अलग अलग वर्गों में इसको बांटा गया है। तो इसमें प्यारे बच्चों सबसे पहला है मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि, ये जो आपको प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया आपका कौन सी नदी? ये आपका प्यारे बच्चों आपको देखने को मिलेगा नर्मदा, ये नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी है ना, ये दक्षिण भारत का, ये आपका प्यारे बच्चों बीच में पड़ता है नर्मदा नदी, जो कि अरब सागर की तरफ बह रही है। इसके नीचे का जो हिस्सा है ना प्यारे बच्चों, ये वाला जो हिस्सा है ना, यही आपका है ना, ये जो प्यारे बच्चों नीचे का हिस्सा जो दिख रहा है, यही आपका प्यारे बच्चों क्या है हमारा, यही आपका दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। और ये वाला जो हिस्सा प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, ये सब यही है मध्य उच्च भूमि। ये क्या है? मध्य उच्च भूमि है ना, यानी कि ये मैदानी क्षेत्र से थोड़ा सा ऊंचा है। जैसे कि इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, उसके बाद आपका छोटा नागपुर का पठार, ये इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। याद रखिएगा, ये किसका हिस्सा? इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, तो बात करते हैं नर्मदा नदी के उत्तर का भाग, मुख्य रूप से मालवा का पठार। नर्मदा नदी का, ये नर्मदा नदी है, इससे उत्तर का हिस्सा जो है ये आपका मालवा का पठार। इसकी सीमाओं की बात करते हैं, सीमाएं दक्षिण में ये विंध्य पर्वतमाला से घिरा हुआ है, उत्तर पश्चिम में ये अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। यानी कि प्यारे बच्चों, ये दक्षिण में आपका यहाँ पर पर्वत है, ये आपका विंध्य पर्वतमाला, और यहाँ पर उत्तर में आपका कौन सा? अरावली पर्वतमाला, ये अरावली। इन दोनों के बीच में ये पठार है आपका प्यारे बच्चों, मध्य उच्च भूमि है ना। ढाल की बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, यानी इसका ढाल कैसा है? इधर इसका ढाल ज्यादा है और इधर कम है, इधर जाते जाते कम होता चला गया है। ठीक है, चंबल नदी, सिंध नदी, सिंध है ना, बेतवा, केन, ये सारी नदियां है ना, ये सारी नदियां प्यारे बच्चों क्या करती है? इस दिशा में बहती है। ये पश्चिम में चौड़ी और पूर्व में संकीर्ण है, यानी ये प्यारे बच्चों पश्चिम साइड में क्या है? थोड़ा चौड़ा है, और इधर पतला हो गया, फिर इधर जाकर के पतला हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आपका प्यारे बच्चों प्रायद्वीपीय पठार का दूसरा हमारा बात करते हैं दक्कन का पठार। ये दूसरा महत्वपूर्ण आपका दक्कन का पठार, ये आपका जो है प्यारे बच्चों जो दिख रहा है, ये क्या है? आपका दक्कन का पठार, यही आपका दक्कन का पठार। ये दक्कन का पठार प्यारे बच्चों किससे बना है? ट्रैप से बना है, यानी कि काली मिट्टी से बना है। और ये काली मिट्टी के कारण ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बना है, और ये काली मिट्टी से बना है, इसलिए यहाँ पर कपास का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो बात करते हैं नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित जो त्रिभुजाकार हिस्सा है, इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या? ये नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है आपका? ये आपका है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो इसके नीचे का दक्षिण का हिस्सा, ये जो आपको त्रिभुजाकार में दिख रहा है, यही आपका प्यारे बच्चों दक्कन का पठार। ठीक है, उत्तर में ये जो चौड़ा है थोड़ा सा सतपुरा की श्रृंखला के तरफ, और पश्चिम में ऊंचा और पूरब की तरफ इसका ढाल कम है। यानी कि प्यारे बच्चों उत्तर में क्या है? ये ज्यादा चौड़ा है, उत्तर में क्या है? चौड़ा ज्यादा है, और नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ चौड़ाई कम है। और इधर प्यारे बच्चों इधर जो है ढाल, इधर ऊंचा ज्यादा है और इधर ढाल कम है, यानी कि नदियां इधर से निकल करके इधर बहती है, ऐसे करके। समझ में नहीं बात? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, अलग अलग नदियां ऐसे करके बहती है, क्योंकि इधर का ढाल ज्यादा है और इधर का ढाल कम है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं प्यारे बच्चों आपका फिर आगे महत्वपूर्ण तथ्य। मेघालय में पड़ता है एक प्यारे बच्चों, मेघालय में, जिसका नाम है कार्बी एंगलोंग का पठार। कौन सा, क्या नाम है इसका? कार्बी एंगलोंग का पठार। ये किसका है? ये इसी का हिस्सा है। याद रखिएगा, ये जो कार्बी एंगलोंग का पठार है, ये इसी से टूट करके यहाँ पर विस्थापित होकर के बैठा हुआ है, तो ये इसी का हिस्सा प्यारे बच्चों कार्बी एंगलोंग का पठार। ठीक है, कार्बी एंगलोंग का पठार उत्तर कछाड़ी पहाड़ी इसी पठार का हिस्सा है। ये एक भ्रंश द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया, यानी ये छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर प्यारे बच्चों पड़ता है झारखंड वाले हिस्से में। ठीक है, तो ये यहाँ से था, फिर यहाँ से ये टूट करके यहाँ पर चला गया। समझ में आ रही बात? यहाँ की गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियों पर सर्वाधिक वर्षा होती है ना। यहाँ पर प्यारे बच्चों ये जो आपका कार्बी एंगलोंग का पठार है मेघालय में, यहाँ पर क्या है? एक पहाड़ है ना, गारो, खासी और जैंतिया, ये श्रेणी है गारो, खासी और जयंतिया। और इन गारो, खासी, जयंतिया में क्या पड़ता है? मानसिन राम और चेरापूंजी पड़ता है। क्या पड़ता है? मानसिन राम और चेरापूंजी। इन दोनों स्थलों पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है पूरी दुनिया में। ठीक है, मानसिन राम और चेरापूंजी बहुत ज्यादा यहाँ पर वर्षा होती है। पठार के किनारे पश्चिमी वर्सेस पूर्वी घाट। प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पठार हो गया, इस पठार को हमने पढ़ लिया। अब इस पठार के पश्चिम में प्यारे बच्चों ये है आपका पश्चिमी घाट, और इसके पूर्व में है आपका पूर्वी घाट। तो दो घाट है आपका, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अब ये जो है प्यारे बच्चों पश्चिमी घाट, ये दोनों, और ये पश्चिमी घाट और ये जो पूर्वी घाट है प्यारे बच्चों, ये भी क्या है? पहाड़ी का हिस्सा है। ये पहाड़ ही है ना, वास्तविक रूप से ये पहाड़ से बना हुआ है। लेकिन ये वाला जो पहाड़ आपको दिखेगा, आप घूमने जाओगे महाराष्ट्र में, केरल में, गोवा में, कर्नाटक में दिखेगा। लेकिन इधर का क्षेत्र क्या हो गया प्यारे बच्चों? यहाँ पर गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये नदियां क्या कर दिया? इस पहाड़ को काट दिया है, इसलिए आपको टूटा फूटा हुआ ये पहाड़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं प्यारे बच्चों आपका पश्चिमी घाट लगातार श्रृंखला, बिना टूटी हुई ऊंचाई अधिक है, यानी ये लगातार है। पश्चिमी घाट क्या है? लगातार है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका पहाड़ लगातार है, कंटिन्यू है, और इसकी ऊंचाई ज्यादा है। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? अनाईमुडी। क्या नाम है? अनाईमुडी। अनाईमुडी प्यारे बच्चों इसकी सर्वोच्च चोटी है, याद रखिएगा, अनाईमुडी। ठीक, इसके अन्नामलाई पर्वत पर पड़ता है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी जो निकलती है महाराष्ट्र में पड़ता है प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र में पड़ता है क्या? महाराष्ट्र में पड़ता है आपका महाबलेश्वर, वहीं से निकलता है कृष्णा नदी। ठीक, इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर एक पहाड़ी जिसका नाम है कार्डमम की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कार्डमम की पहाड़ी केरल में पड़ता है आपका, केरल तमिलनाडु के क्षेत्र में कार्डमम की पहाड़ी। यहाँ पर किसका उत्पादन होता है? इलायची का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। किसका? इलायची का, जिसको चाय में डालते हो, खाना कुछ बनता है, पुलाव उलाव उसमें डालते हैं ना।
बात करते हैं प्यारे बच्चों पूर्वी घाट के बारे में। इस पूर्वी घाट के बारे में, तो ये जो पूर्वी घाट है प्यारे बच्चों, ये क्या है, टूटा फूटा हुआ है ना, ये क्या है आपका टूटा फूटा हुआ है। क्यों? क्योंकि नदियों ने इसको काट दिया है, ठीक है। तो ये जो पूर्वी घाट है ये नदियों द्वारा काटी गई खंडित श्रृंखला है, टूटा फूटा है, इसकी ऊंचाई कम है और मुख्य रूप से ये क्या है प्यारे बच्चों, पठारी है। प्रमुख श्रृंखलाएं यहाँ पर कौन सी है, महेंद्रगिरी की पहाड़ी। कौन सी पढ़ाई, महेंद्रगिरी की पढ़ाई, नल्लामलाई, जावेदी, शेवरॉय, ये सब पहाड़ी है। महेंद्रगिरी, नल्लामलाई, जावेदी और शेवरॉय। और इधर कौन सा है प्यारे बच्चों, महाबलेश्वर, अन्नामलाई, कार्डेमम, नीलगिरी, है ना। नीलगिरी में कौन सा चोटी है, डोडा बेटा। डोडा बेटा चोटी कहां पर है, नीलगिरी पर्वतमाला में है, याद रखिएगा। नीलगिरी, नीलगिरी तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक। अब बात करते हैं दक्कन ट्रैप, काली मिट्टी का, है ना, विकास यहाँ पर जो हुआ था दक्कन ट्रैप, कि भाई जो प्यारे बच्चों आपका दक्षिण भारत का हिस्सा है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, ये कर्नाटक हो गया, है ना, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, यहाँ पर आपको काली मिट्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसका कारण क्या है प्यारे बच्चों, तो ये जो हमारा दक्षिण भारत का हिस्सा है प्यारे बच्चों, ये किसका निर्माण किससे हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो जमीन के अंदर का जो मैग्मा होता है प्यारे बच्चों, ये जमीन से बाहर निकल जाती है और निकल करके प्यारे बच्चों ये क्या हो जाती है, फैल जाती है और फिर बिछ जाती है और फिर बहुत लंबा समय के बाद ये ठंडा होकर के जम जाती है और फिर इसका अपर्दन होता है। क्या होता है, ज्वालामुखी से अग्नि चट्टान निकलते हैं, फिर ये प्यारे बच्चों इसका रूपांतरण हो जाता है समय के साथ, इसका अपर्दन कटल, है ना, कटन छटन अपर्दन, है ना, ये कटाव के कारण, ताप के कारण, अलग अलग बारिश से, हवा से, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका अपर्दन होता है और अपर्दन के बाद ये इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक। तो प्रायद्वीपीय पठार की एक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ की काली मिट्टी है। और ये काली मिट्टी किसके लिए फेमस है, ये काली मिट्टी कपास के लिए उत्पादन के लिए फेमस है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन कहाँ होता है, काली मिट्टी में होता है। सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन कहाँ होता है आपका, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है, ठीक है। उत्पत्ति की बात करते हैं तो प्राचीन काल में ज्वालामुखी विस्फोट से इसका उत्पत्ति हुआ है, क्योंकि इसके शैल अग्नि चट्टानों से बना है। लाखों वर्ष में इनकी चट्टानें टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसी काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। क्या, काली मिट्टी को ही क्या बोलते हैं, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी बोलते हैं। आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे रेगुर मिट्टी। कपास का उत्पादन ज्यादा होने से इसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं भारत के मरुस्थल के बारे में। तो भारत का मरुस्थल कहां पर मेरे बच्चों, आपका राजस्थान में पड़ता है, थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, राजस्थान में पड़ता है आपका थार मरुस्थल। तो ये मेरे बच्चों राजस्थान में आपका पड़ता है थार मरुस्थल। ये है आपका मेरे बच्चों थार का मरुस्थल राजस्थान में, है ना। यहाँ पर मेरे बच्चों मुख्य रूप से कौन सा जीव आपका, है ना, क्या बोलते हैं कि आपका ऊंट पर, है ना, क्या करते हैं, सवार होकर के यात्रा करते हैं। तो ये जो आपका मेरे बच्चों थार मरुस्थल है, ये अरावली पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। कौन सी पहाड़ी, अरावली पहाड़ी। ये मेरे बच्चों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये जो पहाड़ी है ये है आपका अरावली पहाड़ी। इस पहाड़ी के पश्चिम में है आपका थार का मरुस्थल। इस पहाड़ के पश्चिम में कौन सा मरुस्थल, थार मरुस्थल। जलवायु यहाँ का कैसा है, अत्यंत शुष्क। अत्यंत शुष्क मतलब बहुत ज्यादा गर्म, वर्षा बहुत कम होती है, बहुत कम वर्षा। बालू के टिब्बे, बालू के छोटे छोटे इस प्रकार की पहाड़ियां देखने को मिलेगा, बालू का, ठीक है, टिब्बे जिसको बोलते हैं, है ना, इससे ढका हुआ तरंगित मैदान। वर्षा प्रति वर्ष 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है यहाँ पर, बहुत कम वर्षा होती है मेरे बच्चों। वनस्पति यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तो बलुई क्षेत्र में जहां पर मेरे बच्चों बालू पाया जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, वहां पर कटीली झाड़ियां पाई जाती है। बैर के पौधे, नागफनी, कैक्टस, है ना, ये सब जो जिसमें जैसे कांटा होता है, कांटे वाले पौधे आपको देखने को मिलेगा, झाड़ियां छोटी छोटी देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें पत्ता नहीं होता। पत्ता क्यों नहीं, तो पत्ता अगर होगा तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा, पानी कहां से लेगा, वो मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी का अभाव होता है, इसलिए वो कांटे होते हैं उसमें। तो लूनी नदी इस क्षेत्र का सबसे बड़ा नदी है ना, लूनी नदी मेरे बच्चों यहाँ का सबसे बड़ा नदी है, लूनी नदी, याद रखिएगा, लूनी नदी, ठीक। और यहाँ पर वनस्पति बहुत कम पाई जाती है, एकमात्र यहाँ का प्रमुख नदी है लूनी नदी। वर्षा ऋतु के बाद जल सूख जाता है और ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। जब वर्षा का ऋतु समाप्त हो जाता है, गर्मी का मौसम चलता है, तो ये नदी, लूनी नदी समाप्त हो जाता है, सूख जाती है, समुद्र तक नहीं पहुंच जाती, यही तक खत्म हो जाता है, ठीक है, लूनी नदी, ठीक है, ये दिख रहा है लूनी नदी। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों तटीय मैदान के बारे में, प्रायद्वीप के, है ना, किनारे, तटीय मैदान। तो हमारा जो प्यारे बच्चों मैदान है, तटीय मैदान, यानी कि ये प्यारे बच्चों आपका क्या है, ये हमारा तटीय मैदान, यानी कि समुद्र के किनारे, अरब सागर के किनारे का जो ये प्यारे बच्चों क्षेत्र है, अरब सागर के किनारे, इसको बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। और ये जो बंगाल की खाड़ी के किनारे ये जो मौजूद है, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, इसको बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, इन तटीय मैदानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि प्यारे बच्चों इस तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान को गुजरात में काठियावाड़ के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र गोवा क्षेत्र में इसको कोंकण के नाम से जानते हैं, कर्नाटक में इसको कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं और केरल में इसको मालाबार तट के नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान को गुजरात में काठियावाड़, महाराष्ट्र में आपका इसको कोंकण, उसके बाद कर्नाटक में कन्नड़ और आपका केरल में इसको मालाबार तट के नाम से जानते हैं। जबकि प्यारे बच्चों आपका पूरब में जो आपका तट है, इसको हमें उड़ीसा वाले क्षेत्र में इसको उत्तरी सरकार बोलते हैं और यहाँ पर प्यारे बच्चों दक्षिण में आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। विशेषता और पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान की बात करते हैं तो विस्तार इसका प्यारे बच्चों गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक है, गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक है, ठीक है। और ये पतला है थोड़ा सा, ये क्या है, थोड़ा सा ज्यादा पतला है और इधर ज्यादा मोटा है, क्योंकि इधर नदियों के द्वारा ये मैदान का निर्माण किया गया है। काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, ये 4 तट इसमें आते हैं। सर्वाधिक नारियल के वृक्ष यहीं पर मिलता है। मालवार तट पर सबसे ज्यादा सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है, तो सबसे ज्यादा आपको नारियल का उत्पादन इधर देखने को मिलेगा, केरल वाले क्षेत्र में। बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान में, तो यहाँ पर हुगली नदी से कन्याकुमारी, हुगली नदी यहाँ पर कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में चलती है, यहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक चलती है। यही आपका प्यारे बच्चों
बंगाल की खाड़ी के किनारे, इसको बोलेंगे प्यारे बच्चों क्या, पूर्वी तटीय मैदान। इसमें दो तट आते हैं, एक आपका उत्तरी सरकार और एक आपका कोरोमंडल तट। जो उत्तरी सरकार है ये हुगली नदी से कृष्णा नदी तक, हुगली नदी से लेकर के कृष्णा नदी तक के बीच का आपको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा उत्तरी सरकार, और कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा कोरोमंडल तट। ठीक है, ये किसके लिए फेमस है, डेल्टा के लिए। ये जो आपका पश्चिमी तटीय मैदान है ये डेल्टा के लिए फेमस है, चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों भारत के द्वीप समूह के बारे में, भारत के द्वीप समूह के बारे में, इसके बाद हमारा टॉपिक समाप्त होने वाला है। तो भारत के प्यारे बच्चों कौन कौन से द्वीप समूह है, तो एक प्यारे बच्चों आपका द्वीप समूह है हमारा क्या प्यारे बच्चों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक का नाम है प्यारे बच्चों आपका क्या यहाँ पर है, जिसका नाम है लक्षद्वीप। तो एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक है लक्षद्वीप। तो दो हमारा प्यारे बच्चों द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो ये हमारा प्यारे बच्चों यहाँ पर दिखाया आपको जूम करके, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है छोटा छोटा, ये आपका लक्षद्वीप। तो ये दो है। अब यहाँ पर दोनों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर लेते हैं, एक बार फटाफट देख लीजिए। बात करते हैं प्यारे बच्चों कि जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। बात करें प्यारे बच्चों कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में है, तो ये प्यारे बच्चों बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, और लक्षद्वीप हमारा अरब सागर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, अरब सागर में। अगर बंगाल अंडमान निकोबार की बात करते हैं, इसमें टोटल कितने द्वीप हैं, 572 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं, 572 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, 36 गो द्वीप हैं। टोटल कितने द्वीप हैं, 36 गो। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, यहाँ पर कितने हैं, 572 द्वीप है। ये बंगाल की लक्षद्वीप अरब सागर में है, और ये बंगाल की खाड़ी में है। ठीक, हिमालय की निकली हुई पर्वत श्रेणी से बना है, यानी कि जो ये अंडमान निकोबार बना है ये किससे बना है, हिमालय की पर्वत श्रेणी से बना है। जबकि ये जो लक्षद्वीप बना है ये परवाल नाम के है ना जंतु से बनता है, परवाल भित्तियों से है ना, छोटे छोटे जंतु होते हैं, वो मर जाते हैं, मरने से वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का निर्माण होता है, और उसके जमा होने से परत बन जाता है, और वहां पर चट्टान का निर्माण हो जाता है, उसी से बनता है प्यारे बच्चों ये द्वीप। तो ये परवाल भित्ति से बना है। इसकी राजधानी कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। जबकि आपका लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कवारत्ती। कहां पर इसकी राजधानी, कवारत्ती। प्यारे बच्चों जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, अलग करती है। ये जो है 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री चैनल क्या करती है, ये हो गया अंडमान, ये हो गया निकोबार, इन दोनों को अलग करने का काम करती है। तो अंडमान और निकोबार को अलग करने का काम करती है कौन, 10 डिग्री चैनल। ठीक, अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक चोटी है, पर्वत चोटी है, इसका नाम है सैडल पीक, वहां का सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। ठीक, उसके बाद सेल्यूलर जेल, काला पानी का जेल, आप लोग सुनते हो ना, जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे तो भारत के लोगों को काला पानी के जेल की सजा दी जाती थी। तो ये काला पानी का जेल कहां पर है, वहीं पर है प्यारे बच्चों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऐसा इसलिए किया जाता था, जब जेल में डाल देते थे तो वो निकल के आ ही नहीं सकता है, क्योंकि चारों तरफ से पानी ही पानी है। समझ में वाली बात। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहीं पर है, इंदिरा पॉइंट। ये जो आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाए थे इंदिरा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पर ज्वालामुखी द्वीप है प्यारे बच्चों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसका नाम है बैरन द्वीप। ज्वालामुखी का विस्फोट होता है यहाँ पर। इसमें बात करते हैं तो प्यारे बच्चों लक्षद्वीप में लकादीव, मिनी क्वाय, एमिनी द्वीप भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ये लक्षद्वीप क्या है, भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वाला केंद्र शासित प्रदेश, आपका सबसे ज्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों जितनी भी सारी चीजें थी हमने आपको अच्छे से पढ़ा दिया, बता दिया। चाहे वो हिमालय पर्वतमाला हो, प्रायद्वीप पठार हो, उत्तर का विशाल मैदान हो, या आपका मरुस्थल हो, या तटीय मैदान हो, या आपका द्वीप समूह हो, ये सब चीज को हमने प्यारे बच्चों विस्तार से वन शॉट में हमने इस चैप्टर को आपको कवर करा दिया। मुझे उम्मीद है सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। आप लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, आप सब किसी को शेयर जरूर कर दीजिएगा इस क्लास को प्यारे बच्चों। और आप चाहते हो इस बेहतरीन सा सुंदर सा पीडीएफ प्राप्त करना, मात्र 199 रुपये में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। कहां पर, उम्मीद क्लास एप्लीकेशन में। तो प्ले स्टोर से उम्मीद क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्यारे बच्चों, और डाउनलोड करके वहां पर आप लोग को मिल जाएगा बैच सहारा बैच। कौन सा बैच, सहारा बैच। इस बैच को ज्वाइन कर लेना है आप सब किसी को प्यारे बच्चों। सहारा बैच कितना रुपया में, मात्र 199 रुपये। 75 43 044 368 इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत आए तो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। पढ़ते रहिए आप लोग अच्छी तरह से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल प्यारे बच्चों।